everyone, how are you all? Myself Gunjan Goyal, your chemistry educator for NEET UG और आप आ चुके एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे ऑफ नीट नोवा, जहां पे आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी क्वेरी, सारे डाउट, सारी कंफ्यूजन सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है। सो यस, today's topic of discussion is organic chemistry। बच्चों, हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी कि मैम ऑर्गेनिक को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। मोस्ट डिमांडिंग पार्ट आप सभी कह रहे थे मैम ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन यानी एनसीईआरटी का डिटेल्ड वर्जन जो है वो लेके आओ ताकि हमें एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एट लास्ट हमारा एनसीईआरटी ही है जो सब कुछ कवर कर रहा है, उसी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दैट मींस हमारा मेन टारगेट होना चाहिए एनसीईआरटी। तो स्टार्टिंग आज हम जीओसी से स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखना कि जीओसी के अंदर एनसीईआरटी अगर आप डायरेक्ट करोगे, अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेंगे तो आप एनसीईआरटी से सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। मैं आपको सारा का सारा एक ट्रैक बता दूंगी जो आप लोगों को फॉलो करना है ताकि आपकी ऑर्गेनिक में जो जीओसी वाला पोर्शन है वो कवर हो जाए। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी भी कराऊंगी लेकिन उसके साथ साथ मैं मेरी तरफ से कराऊंगी, क्योंकि जीओसी एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर मैंने एनसीईआरटी खोल के आपको पढ़ाया तो आप समझ सब कुछ जाओगे, इजी आपको सब कुछ लगेगा। जब क्वेश्चंस की बारी आएगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी आज से प्रॉमिस कर दो। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो ये लिख देना कि मैम आज हमारा डे 1 है और आज से हम ऑर्गेनिक की शपथ लेते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। क्योंकि जिस भी बच्चे की प्रॉब्लम है ना ऑर्गेनिक से, काफी बच्चे डरते हैं ऑर्गेनिक मैम नहीं याद हो पा रही है, उन सबका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जीओसी से स्टार्ट होगा। जीओसी से आपकी सारी प्रॉब्लम कंफ्यूजन जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो लेकिन उसके लिए आपको यार कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ रहे हो कल नहीं पढ़ रहे हो। जब भी आपके लेक्चर्स आ रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, आपको इस चैनल पे एक्टिव रहना है। सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और सेशन को लाइक और शेयर करना तो भूलना आप लोगों को है नहीं, ये भी कोई बताने वाली बात थोड़ी ना। तो यार ये एक ना देखो, मी एंड माई बॉयज 1 आवर बिफोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जाम्स, ऐसा होता है। कभी आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जाम में आप नेम रिएक्शन को सारों को ना पकड़ पकड़ के ऐसे ले रहे हो, है ना? तो ऐसा करते हो क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको आप लोगों को इतना फोबिया रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम से पहले हम सारी नेम रिएक्शन को ऐसे याद कर रहे होते हैं। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर ये वाला एक और मीम देखो, मतलब ऑर्गेनिक के भर भर के मीम है। ऑर्गेनिक को पता नहीं क्यों इतना ज्यादा बच्चों ने कंफ्यूजिंग बना रखा है, एक्चुअल में ऑर्गेनिक बहुत इजी होता है। सो यस, अगर हम कोकेन की बात करें, बियर की बात करें तो आईज ऐसी रहती है, लेकिन जब बात होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जब बात होती है बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो भाई आंखों में से आंसू आ जाते हैं। बट अब ये चीजें नहीं होगी, अब हम इसको सबको मोल्ड करेंगे, ठीक है? सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट हमें आनी चाहिए। सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। बच्चों, विराट कोहली जी ने ये कहा था। कौन कौन फैन है विराट कोहली का, अगर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बच्चों, आप लोगों को सक्सेस की जो स्टेयर्स है, मतलब उस सीढ़ियों तक जो क्रॉस करनी है, वो तभी होगी जब आपको खुद पे विश्वास होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे में भी हिम्मत है, मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो सेल्फ बिलीफ रखो, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखो एंड यू आर रेडी टू गो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो भैया हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? तो हमारी पूरी लाइफ जो है, हमारा आसपास का सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट प्रॉपर हम सराउंडेड है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। जैसे कि हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है ना, हमारे अंदर जो खून दौड़ रहा है, हीमोग्लोबिन किसका बना हुआ है? वो भी कार्बन कंटेनिंग बैक्टीरियोसाइक्लिक रिंग्स का बना हुआ होता है। हम खाना खाते हैं तो खाने में अगर मान लो वेजिटेरियन हो तो आप प्लांट्स खा रहे हो, प्लांट्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल किसकी बनी है? ऑर्गेनिक पिगमेंट है। नॉन वेज मतलब कि जो मीट वगैरह खाते हैं वो भी क्या है? वो एनिमल्स को खा रहे हैं, मतलब वो भी क्या है? ऑर्गेनिक है। पूरी की पूरी बॉडी ऑर्गेनिक है। हमारे नेल्स क्या है? ऑर्गेनिक है। अगर हमें अपने स्कूल से कोचिंग में या कोचिंग से कहीं और ट्रेवल करना है, घूमना फिरना है, तो मतलब हमें व्हीकल्स चाहिए, और व्हीकल्स किस पे चलते हैं? फ्यूल्स पे चलते हैं। फ्यूल्स भी क्या हुए भैया? फ्यूल्स भी ऑर्गेनिक है। मतलब जो चीज आपके आसपास है वो सारी की सारी क्या है? ऑर्गेनिक है। स्पेक्स का फ्रेम ऑर्गेनिक है। मतलब हम पूरे के पूरे सराउंडेड है किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं हमारी लाइफ को विदाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कपड़े भी जो पहने हुए हैं यानी कि यार वो भी ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके आसपास जो है ना वो सराउंडेड है। मतलब आप घिरे हुए हो ऑर्गेनिक कंपाउंड से। 5 मिनट भी नहीं सोच सकते हमारी लाइफ को बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ये दिख रहा है आपको, ये फूड आइटम्स
क्लोथिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ये क्या है? सारे बायो वाले बच्चे हैं यहाँ पे, सबको पता है कि ये हमारा डीएनए है, करेक्ट है। तो बच्चों ये जो डीएनए है ये भी क्या है? ऑर्गेनिक है। चमका, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक है। मेडिसिन ड्रग्स जो हम यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, लाइफ सेविंग ड्रग्स ऑर्गेनिक है, फ्यूल्स ऑर्गेनिक है ना। तो ये क्या है? चमचमाता हुआ डायमंड, चमचमाता हुआ डायमंड आप सभी को पता है ना। तो बच्चों ये भी क्या है? ये भी ऑर्गेनिक ही है मैम, है ना। ये भी क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक है। मतलब हम पूरे के पूरे ऑक्यूपाइड हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। कार्बन का पूरा बना होता है डायमंड, है ना। कार्बन जो है वो 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क में बना होता है। तो ये क्या? तो बच्चों आगे जाने से पहले आप लोगों को बता दिया जाए एक बहुत ही बड़ी सी सरप्राइज, अमेजिंग सा न्यूज कि अनअकैडमी का उत्सव आ गया है। मतलब दिवाली फेस्टिव सीजन अनअकैडमी का आ चुका है, जिसमें मेगा दिवाली सेलिब्रेशन होने वाला है। टॉप एजुकेटर्स, क्रिएटर्स, रैंकर्स आने वाले हैं और साथ ही में ये इवेंट होगा 24 अक्टूबर को, जहां पे आपको एक्साइटिंग रिवील्स होगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे और एंडलेस फन होने वाला है। वो तो अनअकैडमी का रूल ही है कि बच्चों को यहाँ पे हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उनको अमेजिंग अमेजिंग सरप्राइजेस देने हैं। तो यस, ये 24 अक्टूबर को आएगा, 6 बजे लाइव होगा नेक्सस पे, जेई नेक्सस पे, अनअकैडमी नीट पे और 10th टाइटंस बाय अनअकैडमी पे। तो जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लो इन चैनल पे जाके, ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना, ठीक है। ओके, यस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नीट 2025 एस्पिरेंट्स हो तो बाय टीम टाइटंस जो है ये बैच आ चुका है आप लोगों के लिए। जस्ट 5499 का बैच, 5499 का बैच है। साथ ही में अगर आपको ये बैच पे डिस्काउंट चाहिए तो आप यूज कर सकते हो कोड GG07। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आप लोग किसी भी अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हो या 2026 को टारगेट कर रहे हो तो आपको एक सूटेबल बैच जिसमें टॉप एजुकेटर आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए टाइटंस की तरफ से, टीम टाइटंस की तरफ निम्बस प्रो रिलोडेड बैच आ चुका है। अगेन 5499 का ये बैच है, इतना कॉस्ट इफेक्टिव। यूज करोगे कोड GG07 जिससे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप कोड यूज करोगे GG07। तो खुद भी यूज करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और इसके बेनिफिट्स लो। तो अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे ऑर्गेनिक जो है वो आपके एनसीईआरटी ये बोलती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही हमारा सर्वाइवल क्या है? पॉसिबल है। मतलब हम हमारी लाइफ को बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोच भी नहीं सकते हैं। वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि वी नीड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट अकर इन नेचर फॉर आर फूड, क्लोथिंग, है ना। फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जरूरत है। मेडिसिन हो गई, एनर्जी यानी कि फ्यूल के लिए नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में साथ में प्रोटीन्स, आप लोगों को पता है डेली लाइफ की पॉसिबल एक्टिविटीज यानी कि प्रोटीन्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मतलब यानी कि प्रोटीन हम लोगों को पता है ना बॉडी शॉडी बनाने के लिए यूज करते हैं, तो ये भी बच्चे क्या है? ऑर्गेनिक है। मतलब मसल, स्किन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें, है ना। उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए, आरएनए, एंजाइम, विटामिन, लिपिड्स, आप सारे के सारे बायो वाले बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है बच्चे? ये सब कुछ ऑर्गेनिक है, ठीक है। उसके बाद में अपनी बॉडी जो होती है वो रेगुलेट और डिफेंड किससे हो रही है? वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से रेगुलेट और डिफेंड हो रही है। मतलब हमारी बॉडी भी क्या कर रही है? ये भी बनी हुई है किसकी? मतलब ऑर्गेनिक की, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी के स्निप्स लगा रखे बच्चे, इसमें देखना प्रीवियस यूनिट में, इससे पहले वाले यूनिट में हमें क्या पता चला कि यार कार्बन जो होता है ना उसके पास एक यूनिक एबिलिटी होती है कैटिनेशन की। मतलब अगर हम बात करें, ये एनसीईआरटी जो बता रहा है ना बच्चे आपको, एनसीईआरटी की लाइन है ये सारी की सारी, हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारी लैंग्वेज में, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। यानी जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की तो हम दो बात करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ कार्बन जब हम बात करते हैं और उसके जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें कार्बन होगा ही होगा, उसमें कार्बन होगा ही होगा। तो ये क्या है हमारे बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन में क्या आ गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है?
केमिस्ट्री ऑफ दी हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है और उसके डेरिवेटिव्स मतलब उससे मॉडिफाई कर करके जो अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं, दैट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ इट। तो ये क्या बन गया, हमारी डेफिनेशन बन गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ये आपकी एनसीईआरटी ने बता रखी है, मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि ये क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में। क्या होती है वाइटल फोर्स थ्योरी? बच्चे यहाँ पे याद रखना कि पहले ऐसा सोचते थे कि कुछ दिव्य शक्तियां चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए। दिव्य शक्तियां, वाइटल फोर्स थ्योरी मतलब क्या होता है? वाइटल फोर्स, दिव्य शक्तियां। साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस, ठीक है। बाद में साइंटिस्ट है फ्रेडरिक वोलर, इन्होंने इस चीज को डिसअप्रूव किया। इन्होंने पता है लैब में अमोनियम साइनाइड, ये एनसीईआरटी की बात है बच्चों, ठीक है, ये मैं बात जो बता रही हूँ एनसीईआरटी की बात बता रही हूँ। तो अमोनियम साइनेट को जब हीट किया तो यूरिया मिला उन्हें, तो यहां से उन्होंने समझा कि यार ये तो लैब्स के अंदर बना दिया उन्होंने, एक्सीडेंटली उन्होंने यूरिया बनाया था, और यूरिया ऑर्गेनिक होता है, मतलब लैब्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं। अब बेर्जीलियस तो कह रहे थे कि कुछ दिव्य शक्तियां चाहिए जो हमारे पास नहीं है, बट वॉलर ने तो क्या किया, लैब में बना दिया। इससे इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया इस थ्योरी को। दूसरा आते हैं कॉल्बी साइंटिस्ट, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करी थी। बर्थोल्ट ने क्या किया था, मीथेन की फॉर्मेशन करी थी। तो ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे ऑर्गेनिक है, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक है। तो काइंड ऑफ उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था इस थ्योरी को कि ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लैब में भी बना सकते हो। नाउ द पॉइंट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन ही क्यों ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं और कोई एलिमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा क्या है कार्बन के पास। तो बच्चों कार्बन की दो प्रॉपर्टी है, एक कैटिनेशन और दूसरी टेट्रावैलेंसी, ये आपकी एनसीईआरटी बताती है। कैटिनेशन का मतलब और टेट्रावैलेंसी मतलब टेट्रा, चार, वैलेंसी तो हम जानते ही हैं बॉन्ड करने की एबिलिटी है ना। तो बच्चों कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड सोचो कितने ज्यादा होते हैं, 4 तरफ से किसी और से लिंक हो रहा है, मतलब 4 बॉन्ड बहुत ज्यादा बॉन्ड्स बना रहा है, जिसकी वजह से ये स्टेबल है। दूसरी चीज कैटिनेशन, बच्चे कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ में इस तरीके से लिंक कर सकता है। सेल्फ लिंकिंग की पॉसिबिलिटी को बोलते हैं कैटिनेशन, एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, मतलब खुद के ही बाकी कार्बन एटम्स के साथ मिल मिल के एक लंबी कार्बन की चेन बनाता है, इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग यानी कि कैटिनेशन। तो कार्बन का साइज छोटा है, कार्बन ही क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या है, बहुत कम है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। बच्चों साइज कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स को टाइटली पैक करके रखेगा और इसके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएंगे। क्या बात समझ आई? वापस सुनो, टेट्रावैलेंसी 4 की वैलेंसी और कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग, मतलब खुद के ही और एटम्स के साथ ये लिंक कर सकता है। चमका? क्लियर हुआ? तो यहां तक एनसीईआरटी में जो इंट्रो वाला पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। यहां पर बहुत बेसिक, थोड़ा सा आपको सुपरफिशियल आइडिया दे दे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और कार्बन की स्टडी क्यों कर रहे हैं वो चीज। अब बच्चों हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। यहाँ पर आप कहोगे मैम हाइब्रिडाइजेशन तो इनऑर्गेनिक का पार्ट था, यहाँ पे कैसे आ गया? बच्चों हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी है, कार्बन कंपाउंड्स का भी है, लेकिन ज्यादा टिपिकल नहीं है। आपको सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बनाना है, आपको याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन को याद करने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को प्लस कर, सॉरी सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर को प्लस कर दो, सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर को बच्चे प्लस कर दो, सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर को प्लस कर दो। अगर सिग्मा और लॉन पेयर को प्लस करके वैल्यू अगर 4 आ रही है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये sp3 है। अगर सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर को प्लस करके वैल्यू 3 आ रही है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर को काउंट करके वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि वो sp हो जाएगा। तो इस तरीके से आप काउंट करो सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर। लॉन पेयर कौन से वाले होने चाहिए? लोकलाइज्ड मतलब कि उसके पास ही होने चाहिए, घूमने फिरने नहीं चाहिए, लोकलाइज होने चाहिए। तो सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर अगर लोकलाइज्ड वाले काउंट में 4 आ रहा है टोटल करके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एक s और 3 p टोटल हो गए ना 4। ऐसे ही अगर 3 आ रहा है तो एक s और 2 p मतलब हो गए 3। ऐसे ही 2 आ रहा है तो एक s और एक p। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ गई। शॉर्ट तरीका एग्जांपल करके देखें और अच्छी तरह समझ आएगा। तो बच्चों ये हमारे पास 3 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन थी, और शेप्स जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पता ही है ना, शेप्स हम बना सकते हैं ना शेप्स। अगर sp3 है तो हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप होती है। कैसी? टेट्राहेड्रल शेप होती है, मतलब इस तरीके से। और अगर sp2 है, आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में ये पढ़ा होगा है ना, अगर sp2 है बच्चे तो आप कौन सी शेप कहोगे? ट्राइगोनल प्लेनर।
कौन सी शेप है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब sp2 ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होगा? बस कुछ नहीं, ट्राइगन लगाना है प्लेन में इस तरीके से। चमका? क्लियर? ये बन गया हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। sp वाले में क्या होता है बच्चे? लीनियर शेप होती है। कैसी? अगर एक एटम A यहाँ पे है तो उससे B और B इस तरीके से लीनियर वे में क्या हो? जुड़े होंगे। इसको बोलेंगे हम कौन सी? sp वाली शेप। ओके। एंगल अगर बताना हो, एंगल भी बता सकते हैं। 109.5 है ना, ये एंगल कितना है? 120 डिग्री सभी के बीच में, और यहाँ 180 डिग्री का एंगल है। ये एक रिवीजन हो गया, आप लोगों को सबको पता है, ये वाला पार्ट आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा था। चमका? क्लियर है? अब देखो कुछ एग्जांपल करते हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बतानी है फॉलोइंग मॉलिक्यूल के अंदर। सभी मेरे साथ करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फ्री के नंबर है, कोई भी गलत नहीं करना चाहिए इस चीज को। CH3Cl, CH3 1 2 3 और Cl, तो ऐसे ही बनेगा CH3Cl। चलो अब बताइए, आप लोगों को वीडियो पॉज कर देनी है, अभी वीडियो पॉज कर देना और आंसर देने की कोशिश करना। बच्चे कार्बन ने 1 2 3 4, इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। क्या किए हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp3। 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp3 बताया था ना। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब एक s और 3 p। आगे चलोगे, ये है CH3 ट्वाइस CO, CH CH3 ट्वाइस CO, ऐसे ये रहा CH3 ट्वाइस, 2 बार है किस पे? CO पे। तो ये स्ट्रक्चर बनी। हाइब्रिडाइजेशन काउंट करो बच्चे इसका। आप लोगों को वीडियो पॉज कर देनी है, अभी हाथों हाथ वीडियो पॉज कर देना और फिर बताने की कोशिश करना कि क्या निकल रहा है। इस कार्बन की बात करें तो बच्चों इसने 1 2 3 4 क्या बनाया? 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा यानी कि sp3। इस कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 3, सिर्फ बच्चों 3 सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है, तो यानी 3 सिग्मा की वजह से लिखेंगे sp2। इस कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा यानी कि sp3। बच्चे 4 सिग्मा यानी कि sp3। क्लियर हुआ या नहीं? कैसे कॉन्सेप्ट करा? ऐसे क्या करते हैं हम? हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। अगला ले लेते हैं CH3Cl, इसको भी बना के देख लेते हैं। C एक बार खोल के लिख लिया करो ताकि आपको इजी रहे। CH3Cn, ये रहा CH3Cn। देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या बताया मैम ने? आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं बच्चे। इस कार्बन के हमारे पास 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है यानी कि sp3। इस कार्बन की बात करेंगे तो बच्चों 1 सिग्मा 2 सिग्मा बॉन्ड है यानी कि sp। और इस नाइट्रोजन की बात करेंगे, अब आ गई चीज माइंड को ट्विस्ट करने वाली चीज। मतलब इस नाइट्रोजन के पास बच्चे लॉन पेयर भी तो है। इस नाइट्रोजन के पास क्या लॉन पेयर नहीं है? हाँ जी मैम, इसके पास लॉन पेयर है। लॉन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के पास, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, 3 तो बॉन्ड बना दिए और 2 क्या होंगे? लॉन पेयर की तरीके से होंगे इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन और 3 क्या है? बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स। अब चलो 1 2 3 बॉन्ड है जिसमें एक ही सिग्मा होगा और एक ही लॉन पेयर होगा, तो यानी टोटल 2 का मतलब sp हो जाएगा। ये चमका कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? इस तरीके से हम आंसर निकालते हैं, बहुत इजी होता है, आप ट्राई करके देखा करो। HCONH2, इसको ट्राई करके देखते हैं। HCONH2, NH2 को खोल के लिख देती हूँ ताकि आपको सारे सिग्मा बॉन्ड दिख जाए। ये रहे NH2। ठीक है बच्चे, चलो अब अपने बात करेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन की। तो बच्चे कार्बन ने 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। 3 सिग्मा मतलब sp2, है ना। वीडियो को पॉज कर देना और आप लोग सभी के सभी कोशिश करो खुद से। अगर खुद से कोशिश करोगे तभी होगा, अगर मेरा बनाया हुआ देख रहे हो कोई फायदा नहीं है। इस नाइट्रोजन की बात करेंगे, अगेन नाइट्रोजन ने 3 तो बॉन्ड बना रखे हैं यानी एक लॉन पेयर होगा, यानी नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बनाए हुए हैं और एक लॉन पेयर है। लॉन पेयर डीलोकलाइज होना चाहिए, घूमना फिरना नहीं चाहिए। दैट मीन्स ये 4 कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हो। बहुत 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 सिंपल तरीका है, बट ओनली थिंग यू नीड इज आपको ये कॉन्सेप्ट को फ्रेम आउट करने के लिए इसकी बॉन्ड को खोलना आना चाहिए। ठीक है, बॉन्ड दिखाना आना चाहिए। अगर बात करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CN, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। बच्चों ये स्ट्रक्चर है। चलो ट्राई करें। वीडियो पॉज कर लो, और एक काम करती हूँ, इसको होमवर्क दे देती हूँ। ये होमवर्क दे दिया आपको, आप लोग इसी तरीके से मैंने स्ट्रक्चर खोल के भी बना दिया आप लोगों के लिए। होमवर्क दे देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, ये खुद से ट्राई करना है। उसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप की बॉन्डिंग पे, यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड
बॉन्ड होते हैं दो तरीके के, वैसे तो और मल्टीपल कोवेलेंट वगैरह भी मिलेंगे आपको, कोऑर्डिनेट भी मिलेंगे, बट हम यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं नॉर्मल कोवेलेंट के अंदर। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग की वजह से। क्या बात बताई मैम, नहीं समझ आई? आ जाओ इधर। मतलब अगर मैं मानू एक हाइड्रोजन का 1s, ये s है, और दूसरा का भी s बना दो इस तरीके से, ये दोनों s और s ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास अप्रोच करने के लिए ऐसे, जैसे बच्चे ये एक दूसरे के पास अप्रोच करेंगे, इनमें टकरावट होगी और उससे बनेगा बॉन्ड। मतलब होगा क्या, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, बॉन्ड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बॉन्ड, ये देखो, एक और ये रहा दो, इस तरीके से ये दोनों क्या कर रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे टक्कर मार रहे हैं, और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक ओवरलैपिंग जोन से ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही मान लो मैंने S बना दिया और मैंने यहाँ पे P बना दिया। P कौन सा बना देंगे, S, ये वाला P बनाना, जो प्लेन ले रहे हैं ना, न्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं। मान लो मैंने कहा न्यूक्लियर एक्सिस मतलब कि दो न्यूक्लियर के बीच की एक्सिस ये, मान लो मैंने कहा ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस बता दी, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ये px होगा, यानी कि ये एक्सिस को अगर मैंने कहा x है तो ये px और s ही बॉन्ड बना पाएगा। बात समझ आई, px और s ही बॉन्ड बना पाएगा, py नहीं बना पाएगा, क्योंकि py ऐसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, टक्कर मारने के लिए आमने सामने आना चाहिए। तो अगर इस एक्सिस को मैंने x एक्सिस कहा तो इस एक्सिस पे px ही लाई करेगा जो टक्कर मारेगा, py तो ऐसा होता है, pz ऐसा होता है, चमका। इसीलिए हम कहेंगे s और px बॉन्ड बनाएगा और हमारे पास कैसा ओवरलैप होगा, ये रहा s और ये रहा p x और ये रहा s, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे बच्चों, बॉन्ड बन जाएंगे। सिमिलरली वापस से देखेंगे, अगर मान लो s को आप ओवरलैप करवा रहे हो py के साथ, तो इस बार क्या होगा, नहीं बनेगा मैम बॉन्ड। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। और ऐसे ही s को अगर pz से बॉन्ड बना रहे हो तभी भी नहीं बनेगा मैम बॉन्ड। मैम बॉन्ड क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि इस टाइम पे एक दूसरे के सामने अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि एक्सिस क्या ले रखी है हमने, एक्स एक्सिस को ले रखा है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये ध्यान रखना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यानी दो न्यूक्लियस के बीच की एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी हो गई है बच्चे, एक्स एक्सिस हो गई है। कौन सी एक्सिस हो चुकी है, एक्स एक्सिस हो चुकी है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। कौन सी होगी, एक्स एक्सिस हो चुकी है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिसकी वजह से बॉन्ड नहीं बनेगा। क्या मेरी बात समझ आई या नहीं? क्या सभी को ये स्टेटमेंट क्लियर हुई या नहीं? अगर प्रॉब्लम है तो बच्चों पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए 100% एक्टिव है, जब भी प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा अगली बात करेंगे, अच्छा एक और एग्जांपल लेंगे, px, मान लो ये px है, x एक्सिस को ले रखा है और ये रहा px। बच्चों px एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे कुछ इस तरीके से, एक px दूसरा px, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर बन गया सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया बच्चे, सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहाँ पे px एक दूसरे से बॉन्ड बना के क्या बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड। अगर अब ये px क्यों थे, क्योंकि ये वाली एक्सिस इनके बीच की एक्स एक्सिस को हमने लिया था एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब दो न्यूक्लियर को जोड़ने वाली एक्सिस हमने एक्स एक्सिस ले रखी थी। अगर ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स के ऊपर py आते तो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता। मतलब ऐसा नहीं है हर बार p और p ओवरलैप करके आपके सामने सिग्मा बॉन्ड ही बनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। डिपेंड किस पे करेगा कि मैम ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, यानी दो न्यूक्लियर को जोड़ने वाली एक्सिस कौन सी है। अगर बात करें जाए पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में बच्चों साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ऐसे, ये साइड वाइज यानी लेटरल ओवरलैप होता है। कैसे कहेंगे, यहाँ पे होता है लेटरल ओवरलैप, यहाँ पे लिखा भी हुआ है लेटरल ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप। तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखो हमने मानी थी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या थी, ये रही हमारी दो न्यूक्लियर के बीच की एक्सिस, जिसको हमने क्या कहा था बच्चे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहा था। अगर मैंने इसके ऊपर एक p, ये px है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या हो गई हमारी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या हो गई, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब दो न्यूक्लियर को जोड़ने वाली एक्सिस। उस पे एक ये क्या हो गया 90 पे, 90 मतलब मान लो ये मैंने py बना दिया, इसी तरीके से एक और py इसके सामने आएगा। तो बच्चे py और py एक दूसरे से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। और कैसे ओवरलैप करेगा, ध्यान से देखो, एक py और एक py इस तरीके से एक दूसरे से ओवरलैप करेगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया, एक py दूसरे py से क्या कर रहा है बच्चे, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है इस तरीके से, जिससे हमारे पास यहाँ पर एक ओवरलैपिंग जोन और ये क्या मेरे पास बन गया दूसरा ओवरलैपिंग जोन, मतलब मेरे पास 2 ओवरलैपिंग जोन बन गए हैं।
2 ओवरलैपिंग जोन बन चुके हैं, ओवरलैपिंग जोन बन चुके हैं, है ना, जिसकी वजह से 2 ओवरलैपिंग जोन की वजह से ये हमारे पास पाई बॉन्ड बन चुका है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है मैम? साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है मैम? हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। डी वाले ऑर्बिटल्स भी कर सकते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। कैसे? देखो डी एक्स वाई, अगर मैंने आप लोगों को कहा डी एक्स वाई बनाओ, डी एक्स वाई कैसे बनेगा? ये रहा डी एक्स वाई, मान लो ऐसे करके, है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये डी एक्स वाई बन गया। दूसरा भी बना दो डी एक्स वाई, क्या फर्क पड़ता है? ये रहा दूसरा डी एक्स वाई, एक और ये दूसरा। तो बच्चे ये दोनों एक दूसरे के पास अप्रोच करेंगे और कैसे बॉन्ड बनाएंगे? ध्यान से देखना, सभी की नजर इधर होनी चाहिए, एक और ये दूसरा। समझ आया कैसे हुआ? इन दोनों के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं और 2 ओवरलैपिंग जोन क्या मिले या नहीं मिले? हाँ जी मैम, ये मिल गए, 1 और 2। तो ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बच्चे? पाई बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसके लिए ध्यान रखना, आपके 2 एक्सिस जो एक दूसरे को आ रहे, मतलब 2 ऑर्बिटल जो एक दूसरे को आ रहे हैं, वो एक दूसरे के हेड ऑन पे ओवरलैप करने चाहिए, तभी बनेगा बॉन्ड। तो अगर मैं डिफरेंस बताऊं, ये था पाई बॉन्ड, अगर मैं डिफरेंस बताऊं बिटवीन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, बच्चों सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अगर हम डिफर करें तो कैसे डिफर करेंगे? चलो थोड़ा सा इसका ज्ञान लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे मेरे पास सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड की बात करी जाए। सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करी जाए तो बच्चे सिग्मा बॉन्ड हमारे पास क्या होता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब कि एक दूसरे से टक्कर मर गई, मतलब कि जैसे कि एक बाइक इधर से आ रही है, दूसरी बाइक इधर से आ रही है, दोनों में ब्लास्ट, ठीक है, दोनों में एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या है? हेड ऑन, चमका। तो ये क्या है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या लिखेंगे? हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और यहाँ पे क्या है? लेटरल, यानी कि लेटरल बोलो या फिर साइड वाइज बोलो, साइड वाइज ओवरलैप, लेटरल या फिर साइड वाइज बच्चे ओवरलैप हो रहा है। दूसरी चीज अगर बोलेंगे हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में, ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने की वजह से ज्यादा बॉन्ड क्या होता है? ओवरलैप होता है, इस वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बट यहाँ पाई बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज लेस स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ जो होती है ना बॉन्ड की वो कम होती है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद बात करेंगे नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन। बच्चों ओवरलैपिंग जोन कितने आते हैं? ओवरलैपिंग जोन कितने ओवरलैपिंग जोन बनते हैं? तो सिग्मा बॉन्ड में सिर्फ एक होता है और यहाँ पे मैम 2 ओवरलैपिंग जोन बनते हैं, मैम 2 ओवरलैपिंग जोन बनते हैं। ठीक है, अच्छा, एस वाला पार्टिसिपेट कर सकता है सिग्मा बॉन्ड में, एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। बट अगर पाई की बात करें तो वहां पे पार्टिसिपेशन नहीं होता, नॉट पार्टिसिपेट, एस नॉट पार्टिसिपेट, मतलब पाई में कभी भी ये नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, याद आया? सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, तो ये क्या होता है? काउंटेबल इन हाइब्रिडाइजेशन में इसको बच्चे हम काउंट करेंगे। बट अगर पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो नॉट कंसीडर्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग जो है मतलब वो नहीं हो पाएगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, तो इसीलिए नॉट कंसीडर्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कुछ मैंने डिफरेंस बताए, ऑल्दो ये केमिकल बॉन्डिंग में कवर होने थे, बट हमने यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड को कंसीडर किया, इसलिए हमने यहाँ पे इसको काउंटेबल किया। अब बच्चों आपकी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ लेके आई हूँ। क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मेन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग? एक मैं करूंगी, बाकी आप करोगे। कौन सा करूं? मान लो ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, बी कर लेते हैं, बाकी दोनों आप लोगों को करने खुद से करना है और मुझे आंसर कॉमेंट सेक्शन में लिख के देना है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चे ये मेरे पास क्या बन गया? ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया, मैंने को खोल के लिख दिया। आपको बतानी है सिग्मा बॉन्ड। वीडियो को पॉज करो, अगर आप काउंट कर सकते हो तो मुझे जरूर बताओ कितने आ रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं मैम? बच्चे पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं? तो डबल बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है 1 2 और 3, ये 3 पाई बॉन्ड है। कितने हैं?
3 पाई बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालना बहुत आसान होता है। बस आपको सिंपल सी क्या करना है, सिंगल वाले बॉन्ड को सिग्मा कह दो, और अगर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई, और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे एक सिग्मा होता है और बच्चे उसमें 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ओके। ऐसे ही ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई भी उठा लो, मान लो ये वाला कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C H और CH3, यही स्ट्रक्चर थी, सही है ना, यही स्ट्रक्चर थी। अब यहां पर बच्चे मेरे पास में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 5 6 7 8 और 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और पाई कितना, 1 और 2 पाई हो गए। देखो कितना सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो बताओ कितना सिंपल है, बट मुझे पता है काफी बच्चे यहाँ पे भी गड़बड़ी कर देते हैं, यहाँ पे भी गड़बड़ी कर देते हैं बताने में। आज का क्लास हमारा बेसिक्स का क्लास है, जिसको बेसिक्स क्लियर करने हैं उसके लिए आज का क्लास बना हुआ है। जिसको स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आती है, जिसको सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं काउंट करने आते, जिसको हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी बच्चों के लिए आज की क्लास है। ठीक है, सो यस, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नया टॉपिक पे हम आ चुके हैं। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ये क्या था, इज दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इज इट जिगजैग ड्राइंग क्लासेस। अभी मुझे पता है आपको स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन नहीं पता, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम हम जानते हैं इसके बारे में। तो बच्चे स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके लिए हमने उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि मान लो मैंने बना दिया CH3 CH2 2 कार्बन और ये तीसरा कार्बन, ये मैंने बना दिया स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। कंडेंस में उसको क्या करेंगे, हम बॉन्ड्स को नहीं दिखाएंगे, हम उसको कंडेंस कर देंगे, मतलब बिल्कुल शॉर्ट कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे, CH3 CH2 CH3। तो ये क्या बन गया, मेरा कंडेंस्ड फॉर्मूला बन गया, उसको कंडेंस कर दिया। उसके बाद आता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, तो 3 कार्बन का इस तरीके से 1 2 3 1 2 और 3, ये 3 कार्बन को हमने क्या करा, रिप्रेजेंट कर दिया किस नोटेशन में बच्चे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो किया है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसका शो किया है, जिगजैग लाइन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया बच्चों, यहां तक मेरे को लगता है सभी को क्लियर होगा। कोई प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे को लग रही है तो बच्चों आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, अब साइक्लिक कंपाउंड्स को कैसे शो करते हैं या पॉलीगोनल फॉर्मूला को कैसा शो करते हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड्स मेरे पास ऐसा होता है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड जैसे कि मान लो CH2 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 ये CH2, ये इस तरीके से मैंने क्या बनाया, 6 कार्बन को रिंग के अंदर साइकिल में मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। तो इसका करेंगे, और इसका फॉर्मूला अगर मुझे ऐसे दिखाना हो तो मैं इसको इस तरीके से भी शो कर सकती हूँ। ठीक है, शॉर्ट में इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, जहां कॉर्नर्स बता रहे हैं आपके कार्बन्स, कॉर्नर्स बता रहे हैं कार्बन्स, जितने बॉन्ड बन रहे हैं ऊपर मुझे हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो आप देखो कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो मतलब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बने हुए हैं ऑलरेडी, 2 कम पड़ रहे हैं, जितने कम पड़ रहे हैं उतने हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 कम पड़ रहे हैं मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे। ऐसे ही इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके भी 2 हाइड्रोजन होंगे और इसके भी 2 हाइड्रोजन होंगे। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला बना देते हैं। बताओ कितना सिंपल है ना बच्चे, इस तरीके से हम बना देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का पूछता है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फॉर्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आपको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, खोल खोल के लिखना है। बताओ है कि नहीं बच्चों वाली बात, बहुत इजी सी चीज है। अगर पहले वाले को देखें CH3, ये रहा CH3, CH2 ये रहा CH2, CO ये रहा CO। अब देखो CO कार्बन और ऑक्सीजन, आप कहोगे मैम आपको कैसे पता डबल बॉन्ड है, आप सिंगल बॉन्ड बना दो, आप सिंगल बॉन्ड बना दो मान लो। फिर आए CH2 को लिख दो CH2 और फिर है CH3 ऐसे। अब आप मुझे ये बताओ कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे कार्बन ने सिर्फ 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं और ऑक्सीजन भी डाइवेलेंट होता है, 2 बॉन्ड बनाता है, यानी कार्बन का भी 1 बॉन्ड कम है, इस ऑक्सीजन का भी 1 बॉन्ड कम है, तो दोनों के बीच में क्या कर दो बच्चे, डबल बॉन्ड बना दो। क्या बना दोगे, डबल बॉन्ड बना दोगे। इस तरीके से हमारा इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। बताओ क्या इजी लगा या नहीं लगा, है या नहीं इजी, है ना। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ऐसे ही ये वाला स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ करके देखना और मुझे बताना बनी या नहीं बनी। ओके, आगे चलते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड राइट अ कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड आल्सो देयर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। आप कहोगे मैम कंडेंस तो दे ही रखा है, इससे कंडेंस क्या करेंगे, कंडेंस में तो बॉन्ड नहीं दिखा रहे थे ना, तो इससे कंडेंस क्या करेंगे, दिखा सकते हैं बच्चों। इधर देखो OH, अब देखो CH2,
यहां तक लिखा। अब ये CH2 2 बार आ रहा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, CH2 कितने 3 बार लिख रहे हो ना, इसको तीनों बार CH2 तो 3 लिख सकते हो, 3 बार आ रहा है CH2, 3 बार क्या आ रहा है CH2 आ रहा है। फिर CH CH3 CH CH3 CH3 मतलब CH एक है, उसके साथ लगा हुआ था CH3 एज इट इज लिखो। फिर उसके बाद है CH, लिखो CH। इस CH के ऊपर 2 CH3 है तो क्या इसको हम कंसाइज करके 2 बार नहीं लिख सकते? इस CH के ऊपर 2 बार CH3 है बच्चे, CH3 एंडिंग पार्ट होता है, हमेशा लास्ट में जुड़ेगा क्योंकि CH3 कार्बन ने 3 हाइड्रोजन से यारी दोस्ती बना रखी है, मतलब एक ही हाइड्रोजन, एक ही बॉन्ड कम रह गया ना, तो ये हमेशा एंड पे जुड़ेगा। तो ये CH3 2 बार आ जाएगा इस तरीके से। चमका? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट या नहीं? हाँ ना बोलो, क्लियर है? ऐसे बनाना था इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। उन्होंने कहा था बॉन्ड लाइन बना के दिखा दो, भैया बॉन्ड लाइन बनाने में क्या दिक्कत है? एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 3 कार्बन थे ना CH2 वाले, जिसमें पहले वाले पे लगा हुआ था मैम OH, फिर लिखा हुआ है CH मतलब एक कार्बन और आ गया जिसपे लगा हुआ था CH3 यानी कि ऐसे, ठीक है। उसके बाद है CH यानी कि यहाँ पे CH जिसपे 2 CH3 मतलब एक CH3 और दूसरा CH3, ऐसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर, बताओ है कि नहीं? ऐसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर। बच्चों यहां तक सभी को क्लियर हुआ या नहीं? अगर कोई डाउट आ रहा है, किसी को नहीं समझ आया, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लग रहा है बच्चे तो आप पूछ सकते हो, यहां पर तक अगर आपको क्लियर है तो आप बता सकते हो, अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए एक्टिव है, पूछ सकते हो। इसके बाद आता है CHOHCN, ये वाला कैसे बनाएंगे? CH मतलब ये कार्बन, उसके साथ में C ट्रिपल बॉन्ड N था, है कि नहीं? तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे दिखा सकते हो, यानी C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे दिखा सकते हो, ये स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला sp है ना, sp है तो लीनियर बनाना पड़ेगा, ये बना दिया और इस पे OH लगा दो, यहाँ पे OH, ऐसे ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। बताओ कितना सिंपल है ना? बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल बेसिक्स, ये वाले पार्ट क्लियर हो रहे हैं। जिस बच्चे को बेसिक्स में प्रॉब्लम आती है वो बच्चा ये देख सकता है। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन टू शो ऑल द एटम इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये क्या करना है आपको? इसके अंदर आपको एक्सपैंड करना है, कार्बन हाइड्रोजन दिखाने हैं। मैं कोई एक पकड़ लेती हूँ, मान लो ये वाला पकड़ लेते हैं, आपको ये वाला समझाते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से बोल रहा है, आपको वो खोल के लिखना है कार्बन हाइड्रोजन बना के। बच्चों यहाँ पे ये ध्यान से देखना, इसका मतलब एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, इधर ही बना देते हैं, एक काम करते हैं इधर ही बना देती हूँ। बच्चों ये कार्बन है, कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब एक कम है ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये भाई कार्बन हो गया 1 2 3 4, बच्चों इसने 4 बॉन्ड बना चुका है। ये रहा कार्बन, 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 कम है तो यानी कि 2 हाइड्रोजन। ये रहा कार्बन, 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं, एक ही कम है, टोटल टारगेट हमारा 4 बॉन्ड बनाने का है। सिमिलरली ये कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, 3 कम पड़ रहे हैं तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिए, इस तरीके का इसका एक्सपैंड करा हुआ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। कोई भी बनाना है, मान लो ये वाला बनाना है, फर्स्ट वाला ले लो, तो ये कार्बन है, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 कम पड़ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 कम पड़ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने भी 2 हाइड्रोजन, इसके भी 2, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 कम पड़ रहा है तो 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने भी 3 बना रखे हैं, 1 कम पड़ रहा है तो 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 1 बना रखा है, 3 कम पड़ रहे हैं, तो ऐसे ही क्या कर दोगे, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन लगा दोगे। क्या बच्चों क्लियर हुआ? क्या यहां तक सभी को समझ में आया? अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा है, अगर कोई डाउट लग रहा है तो बच्चों पूछ सकते हो, ठीक है। डन, चले आगे, ऐसी बाकियों की आप लोग बना सकते हो। अच्छा, अब आता है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स को, तो यहाँ पर 3D में, क्योंकि एक्चुअल में हम कहते हैं ना टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब ये समझ के देखो बच्चों, यहाँ पर देखो सभी के सभी इधर इधर इधर, ये मैंने आपके सामने एक पिरामिड सा बनाया है, दिख रहा है आप लोगों को कैसे पिरामिड, एक फिंगर आगे आ रही है, एक पीछे जा रही है और एक प्लेन में है, और उस पिरामिड पे मान लो हमने फ्लैग लगा दिया, क्या लगा दिया, फ्लैग लगा दिया इस तरीके से। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि 3 बॉन्ड तो नीचे है, 1 बॉन्ड क्या है, ऊपर है, तो ये होता है टेट्राहेड्रल, जिसमें 2 बॉन्ड, यानी कि एक तो ये रहा, अगर मैं इसको बनाऊं आपके सामने तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये देखो ये रहा कार्बन, उसका 1 बॉन्ड तो प्लेन की तरफ है ऐसे, दूसरा बॉन्ड इस तरीके से है, एक आ रहा है आगे, आगे को इस तरीके से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, आगे को इस तरीके से आ रहे हैं, मतलब टुवर्ड द ऑब्जर्वर, हमारी तरफ आ रहा है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर मतलब मेरी तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, ठीक है।
ऑब्जर्वर, और एक आ रहा है पीछे, बिहाइंड द ऑब्जर्वर। क्या लिखेंगे? बिहाइंड द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के पीछे जा रहा है, ऑब्जर्वर के पीछे जा रहा है, बिहाइंड जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो लिखेंगे बिहाइंड द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे एक एटम, इधर एक एटम, इधर एक एटम और इधर एक एटम, इस तरीके से हम लगाते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा रिप्रेजेंटेशन होता है? इसको बोलते हैं फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, वेज रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। टर्म का फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे इस वाले को। बच्चों क्लियर है यहाँ तक? प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर हम बात करें, प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम कहें तो फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सोहर्स प्रोजेक्शन, फ्लाइंग वेज तो अभी बता के आए हैं, है ना। ये हमने सारे के सारे अभी डिस्कस करेंगे, इनको डिटेल में करेंगे जब हम कंफर्मेशंस पढ़ेंगे। जब कंफर्मेशंस पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे होते हैं। अभी एक बार आइडिया रखो, फिशर प्रोजेक्शन में क्या करते हैं बच्चों? 2D रिप्रेजेंटेशन करते हैं, 2D में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे? देखो कार्बन है, कार्बन का मान लो इस तरीके से दिखाया, ये क्या है? ये कार्बन, एक ये रहा कार्बन, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड उसके हैं। मान लो एक तरफ लिखा हुआ है CH3, एक तरफ OH, एक तरफ H और एक तरफ लिखा हुआ है CH2 CH3। तो ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन बन गया। मतलब हमने 2D में रिप्रेजेंट कर दिया मॉलिक्यूल को ऐसे, ठीक है। एक्चुअल में थोड़ी ना ऐसे एग्जिस्टेंस होती है, एक्चुअल तो टेट्राहेड्रल था जो हमने पहले किया था फ्लाइंग वेज। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या करते हैं? मान लो मैंने कुछ बनाया, आपके सामने 1 2 3, या फिर इसको अगर मैं चेंज करके लिख दूं, कार्बन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, CH3 Cl और Br। तो यहाँ पे न्यूमैन कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पर न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है ये सारा एनसीईआरटी में आपको दे रखा है। ये रहा कार्बन, मान लो इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन कहा, तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर एक लगा हुआ है CH3 ग्रुप, एक तरफ लगा हुआ है Cl और एक तरफ लगा है इसके Br, ठीक है बच्चों, CH3 Cl Br, ठीक है। अच्छा, पीछे वाला कार्बन यानी कि ये वाला कार्बन जो दूसरा कार्बन है, इसको बड़ा सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। कैसे लिखेंगे? बड़े सर्कल से, इसके पीछे आ रहा है, मतलब मैं इसको यहां से देख रही हूँ, इसको यहां से देख रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? यहां पर हमारे पास इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, एक ड्यूटेरियम था और एक था ट्रिटियम। तो इस तरीके से हमने इसको बना दिया। इसके भी 2 फॉर्म्स आएंगे, एक एक्लिप्स और स्टैगर्ड, डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन अभी नहीं, कंफर्मेशंस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी इसको ऐसे समझना कि एक Y उल्टा है और एक Y सीधा है। ये Y दिख रहा है ना, Y, ये Y दिख रहा है ना, Y एक उल्टा है और एक सीधा Y है। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया है हमारे पास? स्टैगर्ड फॉर्म आ गया है। स्टैगर्ड फॉर्म आ गया जब उल्टा और सीधा मिलेगा, और एक्लिप्स्ड फॉर्म होगा जब दोनों क्या होंगे? सीधे होंगे, मतलब या दोनों उल्टे होंगे। जब दोनों को उल्टा और दोनों को क्या कर दो, या तो ऐसे दोनों को उल्टा कर दिया या दोनों को सीधा कर दिया। कैसे? ऐसे। तो ये क्या है हमारे पास? ये फॉर्म्स होती हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलेंगे इसको। क्या कहेंगे? एक्लिप्स्ड फॉर्म कहेंगे। कौन सी फॉर्म होगी? एक्लिप्स। जैसे एक्लिप्स में क्या होता है? ग्रहण लगता है ना, आगे और पीछे पे ग्रहण लगता है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, अभी डिटेल नहीं करेंगे इसकी, क्योंकि ये कन्फर्मर्स में आएगा, आइसोमर्स जब करेंगे तब। सोहर्स प्रोजेक्शन के अंदर बच्चे क्या होता है? सोहर्स में हमारे पास में ये कैसे दिखेगा आपको? यानी कि ये कार्बन है, इस कार्बन को ऐसे दिखाया, जैसे अभी वाई वाली बात कर रहे थे ना, वही है। तो यहाँ पर मेरे पास उसके 3 बॉन्ड, पीछे वाले कार्बन को थोड़ा लंबा लाइन खींच के बनाते हैं ऐसे। सोहर्स मतलब लगता है ना घोड़े जैसा, ऐसे बनाओ, या फिर उल्टा कर दो, दोनों वाई सीधे कर दो या दोनों वाई उल्टे कर दो, इस तरीके से। आगे वाले के एटम्स क्या थे? Cl Br CH3, और पीछे वाले क्या था? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा सोहर्स प्रोजेक्शन बन गया। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो स्ट्रेच कर दिया। असली में बॉन्ड इतना लंबा नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि असली में मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बताओ? उसको पेपर पे कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट करना पड़ेगा ना, तो ये वो प्रेजेंटेशन है, सोहर्स प्रेजेंटेशन, ठीक है। हॉर्स जैसा लगता है इसलिए सोहर्स। तो ये हमने सारी की सारी प्रोजेक्शंस जो है वो पढ़ी। फिशर प्रोजेक्शन कैसे होती है ये देखो। ये आपकी न्यूमैन प्रोजेक्शन जो मैं आपकी बात कर रही थी, न्यूमैन में बच्चों कौन सी? एक होती है जो पूरा पीछे और आगे कवर कर रही है ऐसे, मतलब उल्टा वाई, पीछे वाला भी क्या है? उल्टा वाई, या दोनों सीधे वाई। तो इसको बोलेंगे एक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे? एक्लिप्स्ड बोलेंगे, मतलब आगे और पीछे को क्या कर दिया? बिल्कुल कवर कर दिया, एक्लिप्स्ड फॉर्म। और ये कौन सी हो गई आपकी? स्टैगर्ड फॉर्म, जिसमें आगे वाला पीछे वाले को, ये भी स्टैगर्ड ही बना रखा है, सेम सा ही बना रखा है बच्चों। हाँ, ये सेम सा बना रखा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस वो दिखा रखा है ग्रुप में, बट ये दोनों क्या है? एक्लिप्स है, क्योंकि दोनों में क्या है? उल्टा वाई ही तो है। दोनों में ही क्या है बच्चे?
दोनों में ही उल्टे वाई है, यानी कि यहाँ पर भी उल्टा वाई है और दूसरे स्ट्रक्चर में भी क्या है, उल्टा वाई ही तो है। तो ये दोनों ही आपकी कौन सी बता रखी है, ये दोनों बता रखी है आपकी एक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये नहीं देखना, अभी आपको मैं बता रही हूँ एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कन्फॉर्मर्स में। अभी सिर्फ प्रोजेक्शंस पे ये ध्यान रखो किस किस तरीके से मॉलिक्यूल को दिखाया जाता है। डिटेल में न्यूमैन को हम लोग डिस्कस करेंगे, कन्फर्मेशन में एक्लिप्स्ड क्यों स्टेबल कम है और स्टैगर्ड क्यों ज्यादा स्टेबल है, वो सब डिटेल में करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ वी आर ऑन टू अ न्यू टॉपिक, क्लासिफिकेशन। आज का क्लास आप लोगों के लिए बेसिक्स वाला क्लास था। नेक्स्ट वाली क्लास में IUPAC हम स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जिसको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है उसके लिए है। क्लासिफिकेशन बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो तरीके से हमने कैटेगराइज किया। एक होता है एसाइक्लिक यानी ओपन चेन कंपाउंड, यानी कि कोई भी रिंग नहीं बनी हुई है, मान लो चेन को हमने खोल दिया है ना, चेन को हमने खोल दिया है तो ये क्या बन गई है हमारी एसाइक्लिक, है ना। एसाइक्लिक यानी ओपन चेन, इस तरीके से मान लो इसमें ब्रांच ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्ट्रेट चेन, और दूसरा क्या आएगा बच्चे, ब्रांच आएगा, दूसरा क्या आएगा, ब्रांच आएगा। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड्स को कैसे बोलेंगे, यानी जिसमें क्या बनी हुई हो, रिंग बनी हुई हो, जिसमें क्या बनी हुई हो, आपकी रिंग बनी हुई हो, उसको बोलते हैं साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन बोलते हैं। इसके अंदर होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक यानी कि कंटेन कार्बन ओनली, कंटेन कार्बन इन रिंग, मतलब रिंग में कौन है, कार्बन ही है खाली। रिंग जो बनी हुई है वो रिंग किसकी बनी हुई है, खाली कार्बन की बनी हुई है, उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक, मतलब कार्बन की ही रिंग बन रही है इस तरीके से। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, एनी हेट्रो एटम। क्या होता है मैम हेट्रो एटम, मतलब एटम अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा कोई और एटम, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कोई भी इनमें से, है ना, जब वो रिंग के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा भी हो सकते हैं, सिलेनियम ले लो आप, ऐसा नहीं है नहीं ले सकते। कार्बन के अलावा कोई भी एटम रिंग के अंदर, मैं किसकी बात कर रही हूँ, रिंग के अंदर। ठीक है, यूनिक यानी कि रिंग के बाहर नहीं, इन रिंग, ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। कल को आप, जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बनाऊं, अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बनाऊं ऐसे NH2, आप कहोगे क्या ये होमोसाइक्लिक है या फिर हेट्रोसाइक्लिक है, होमो है या हेट्रो है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चे होमो है या हेट्रो है। अगर कहो नाइट्रोजन, नहीं भैया नाइट्रोजन कहाँ पे, नाइट्रोजन तो रिंग के बाहर है। अगर हेट्रोसाइक्लिक बोल रहे थे तो गलत कर रहे हैं। ठीक है, हेट्रो नहीं है ये हमारा होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक या फिर बोलोगे कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक मतलब कार्बन की साइकिल है, क्योंकि यहाँ देखो कार्बन 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 और कार्बन ही तो है ना। तो ये क्या बनेगा, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक आप बोल सकते हो, दोनों नाम क्या है इसके, पैरेलली चलेंगे। चमका, क्लियर। हेट्रोसाइक्लिक में क्या है, हेट्रोसाइक्लिक में आपका अदर देन, मतलब कैसे दिखा सकते हो आप हेट्रोसाइक्लिक को, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, आगे आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, अच्छा आप इसको ना थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हमारे सामने देखो ओपन चेन यानी कि एसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या थी, जिसमें नॉर्मल चेन थी, जिसको हमने क्या कहा था, स्ट्रेट चेन कहा था। स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, यानी कि बिल्कुल कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, विदाउट ब्रांचिंग, और ये ब्रांच्ड भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है, यानी कि कोई ब्रांचेस निकल जाए इस तरीके से, तो भी क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे ओपन चेन यानी कि एसाइक्लिक बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लोज चेन में क्या था, अगर रिंग सारे के सारे कार्बन सेम कंटेन कर रही है, रिंग वालों को बोलते हैं क्लोज चेन। अगर सेम मतलब कार्बन ही है तो होमोसाइक्लिक, लेकिन अगर कोई और एटम आ चुका उसके अंदर, यानी कि मान लो नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। जैसे कि मान लो मेरे पास इस तरीके से मैंने नाइट्रोजन बना दिया, है ना, इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, सल्फर बना दिया। तो ये क्या है, ये मेरे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें हेट्रो एटम आ चुका है रिंग के अंदर। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमने बात करी क्लोज चेन के अंदर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन के अंदर हम दो कैटेगरीज बना रहे हैं, कौन सी, एलिसाइक्लिक, और देखो यहाँ पे हम लोग क्लोज चेन पढ़ रहे थे, ये देखो क्लोज चेन के अंदर ये पढ़ा था होमोसाइक्लिक, इसके अंदर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, इसके अंदर भी क्या होगा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों होगा। ठीक है, दोनों उसके अंदर भी होगा। तो एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, एलिसाइक्लिक का मतलब होता है जिसमें आपके पास नॉर्मल रिंग है, नॉर्मल बच्चे रिंग है ना। इसमें क्या है, हमारे पास कार्बन
जैसे कि नॉर्मल हमारे पास में चेन होती थी ना, चेन, उस चेन को ही हमने घुमा दिया और रिंग बना दी। तो ये नॉर्मल क्या है, वो ही है, दे रिजेंबल एलिफैटिक, एलिफैटिक को ही रिजेंबल कर रहे हैं एलिसाइक्लिक। एलिफैटिक कौन से थे, एलिफैटिक कौन से थे, जो चेन वाले थे, है ना, चेन वाले थे, तो वो रिजेंबल कर रहे हैं इनको, जिसमें हमने क्या कर दिया, उसको रिंग में कन्वर्ट कर दिया, बस सिंपल। ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो, या फिर आप इस तरीके से 5 मेंबर की रिंग बना के डबल बॉन्ड दिखा दो, 1 2 दिखा दो, तो इस तरीके से आपने दिखा दिया। लेकिन जो बात आएगी नेक्स्ट वाली यानी एरोमेटिक, इसके लिए एक रूल आया था, एरोमेटिक के लिए एक रूल आया था जिसको बोलते हैं हकल्स रूल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हकल्स रूल कहते हैं। हकल्स रूल यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, वहां पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो वहां पे करेंगे। अभी के लिए याद रखना एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या है, बेंजीन रिंग दिखाई देती है मेजरली, यानी कि मोस्टली बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स, आपके बेंजीन के डेरिवेटिव्स, उसको एरोमेटिक के अंदर कहेंगे। यानी इसको हम एरोमेटिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। ये चीज आपको डिटेल में तब समझ आएगी जब आपको एरोमेटिक वाला पार्ट क्लियर करेंगे। एरोमेटिक में समझाऊंगी, इसी चैप्टर में समझाऊंगी आप लोगों को, ताकि ये क्लियर हो जाए एरोमेटिक होता क्या है। एरोमेटिक में आपके पास बेंजीनॉइड यानी कि बेंजीन वाले कंपाउंड, बेंजीनॉइड, और जो नहीं है बेंजीन वाले यानी नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, बेंजीनॉइड वाले कंपाउंड। बेंजीन वाले कंपाउंड्स कैसे होंगे, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बताती है, ये रही बेंजीन कंपाउंड्स, ये रही बेंजीन, बेंजीन सब जानते हैं ना, ये बेंजीन हो गई। अगर बेंजीन को मैंने दूसरे बेंजीन के साथ जोड़ दिया ऐसे करके, ऐसे करके, ये क्या बन गई मेरे पास में, नैफ्थलीन बन गई, इसको बोल देंगे नैफ्थलीन, ठीक है, बेंजीन, नैफ्थलीन, नैफ्थलीन, ये एनसीईआरटी में दे रखा है बेंजीन, ठीक है। ऐसे ही एंथ्रासीन हो गई, ठीक है, ऐसे होती है एंथ्रासीन। 3 बेंजीन रिंग को फ्यूज कर दो, 3 बेंजीन रिंग को जब हमने फ्यूज कर दिया तो ये बन गई मेरे पास क्या, ये बन गई मेरे पास क्या, एंथ्रासीन, ये बन गई मेरे पास क्या, एंथ्रासीन बन गई। तो ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स है या बेंजीन वाले कंपाउंड्स है, लेकिन नॉन बेंजीनॉइड में बेंजीन नहीं है। लेकिन आप ये थोड़ा सा आइडिया रखना कि ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स है। कैसे, ये देखो ऐसे करके कुछ 1 2 3 यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया मेरे पास में, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है, बेंजीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बेंजीन नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। हकल्स रूल क्या होता है वो चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आप ये याद रखना, बेंजीनॉइड, बेंजीन वाले कंपाउंड्स, नॉन बेंजीनॉइड जिसमें बेंजीन नहीं है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या थे, जिसमें हमारे पास में क्या है, हेट्रो एटम प्रेजेंट है, जो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया, यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे कोई भी कंपाउंड्स अगर रिंग के अंदर पाए जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने कंपाउंड्स को एक स्ट्रेट चेन में, है ना, यानी कि उसको हमने स्ट्रेट चेन में पढ़ा था, ए साइक्लिक, और दूसरा था क्लोज चेन यानी कि साइक्लिक कंपाउंड्स। ए साइक्लिक कंपाउंड्स को मैंने कहा था कि ब्रांच वाले हो भी सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन साइक्लिक वाले कंपाउंड्स को हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में सारे एटम कार्बन के ही थे साइकिल वाले, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा एटम आ रहा था। उसके बाद उनको हमने फर्दर डिवाइड किया, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक में। एलिफैटिक कौन होते हैं, जिसमें अपने पास क्या थी, कार्बन की नॉर्मल जो चेन थी उसको क्लोज कर दिया था हमने। लेकिन एरोमेटिक में हमने देखा कि उसमें क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेशन में होता है ना। उसको एरोमेटिक को भी 2 में डिवाइड किया था, थोड़ा सा माइंड को ना इमेजिनेशन करो, एरोमेटिक को भी 2 में डिवाइड किया था, बेंजीन वाले और नॉन बेंजीन वाले। बेंजीन में तो हमें पता ही है डबल सिंगल डबल, नॉन बेंजीन में बेंजीन नहीं बनी होती, लेकिन फिर भी डबल सिंगल डबल बॉन्ड ऑल्टरनेशन में होते हैं, ठीक है बच्चों। अभी ये इतनी बात एरोमेटिक को डिटेल में करूंगी, मैं फिर बता रही हूँ, सिर्फ यही चीज से एरोमेटिसिटी नहीं डिसाइड होती है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगली बात आती है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बच्चे क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं मेरा नाम है गुंजन गोयल, है ना, आपकी जीजी मैम, तो बच्चों गुंजन गोयल में हम गोयल, मैं गुंजन अगर बोलती तो गुंजन एक नॉर्मल की काफी बच्चों का नाम, काफी लोगों का नाम होता है, लेकिन गोयल लगाते ही मैं गोयल फैमिली से बिलोंग करने लगी, है ना, मेरे को एक आइडेंटिटी मिल गई कि मैं गोयल्स में आ रही हूँ। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग लोगों के सरनेम जो है वो उनको एक आइडेंटिटी देते हैं। इसी तरीके से जब मेरे पास एक कार्बन की चेन चल रही है, इस तरीके से ये कार्बन की चेन चल रही है, अगर मान लो मैंने इस पे कोई ग्रुप लगा दिया जी, मान लो बच्चों मैंने इस पे ग्रुप लगा दिया जी, ग्रुप जी लगाते ही इसको एक आइडेंटिटी मिल गई, है ना, ये एक नई फैमिली का मेंबर आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स जो नॉर्मल कार्बन की चेन पे जब लगते हैं तो उस कार्बन की चेन को एक यूनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देते हैं, उसको एक नई फैमिली प्रोवाइड कर देते हैं, नया नाम मिल जाता है। तो ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको बोलते हैं फंक्शनल
ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे अल्कोहल में OH है, एल्डिहाइड में CHO है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH है। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है बच्चे, ये क्या है हमारे फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के फंक्शनल ग्रुप सिखा रखे हैं। फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स हो, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो, तो हमारे पास एल्कीन्स, आप सभी जानते हो, जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन्स बोलते हैं, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन करता है। एल्काइंस में कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। और एरीन्स, एरीन्स में क्या होता है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन अ 6 मेंबर्ड रिंग और कार्बन एटम्स। द रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एरोमेटिक रिंग, याद है ना, बताया था। ऐसी रिंग को क्या कहते हैं, एरोमेटिक रिंग कहते हैं, एरीन्स बोलेंगे इसको। ठीक है, अगर कंपाउंड में जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस वाले फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि हैलोजेंस, हैलोजेंस में एल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। अल्कोहल्स में क्या लगा होगा, OH, है ना, फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH अल्कोहल्स में। ईथर्स में क्या होगा, ROR, मतलब ऑक्सीजन किसी बीच में, कार्बन के चेन के जब बीच में चला गया तो उसको बोलेंगे ईथर्स। अमाइंस में क्या होता है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है ना, नाइट्रोजन वाला ग्रुप लगा हुआ है। अब अमाइंस को भी डिटेल में करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। थायोल्स में कौन सा लगता है, SH ग्रुप लगता है थायोल्स में। ठीक है, अल्कोहल्स तो पता ही है ना, थायो वर्ड लगना मतलब सल्फर वाला कंपाउंड है, थायो लिखने से, थायो जैसे ही लिख दिया मतलब सल्फर का कंपाउंड है। ऐसे ही बाकी कुछ ग्रुप है, एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में बीच में CO लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH लगता है, ईस्टर्स में COOR लगता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH लगता था ना, ईस्टर में OH की जगह OR लग जाएगा। एसिडलाइड में CO, मतलब अब OR की जगह प्रॉपर X लग जाएगा। अमाइड्स में CONH2 लग जाएगा, और इस तरीके से नाइट्राइल में CN ग्रुप लगता है, क्या लगता है, नाइट्राइल में CN ग्रुप लगता है, नाइट्राइल में क्या लगता है, CN ग्रुप लगता है। तो ये सारे क्या है, इसके ग्रुप्स के कैरेक्टराइजेशन है। उसके बाद बच्चों आज का लास्ट टॉपिक करते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बार बार आपके क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, होमोलोगस सीरीज के ऊपर। अब क्या होते हैं होमोलोगस सीरीज, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बच्चे मेरे पास में जैसे कि हमारी फैमिली होती है, हमारी फैमिली में सभी का, मान लो मैं गोयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारी फैमिली में मान लो 5 जने हैं, तो सभी के नाम के एंडिंग में गोयल लगेगा, है ना। सभी के अंदर क्या होगा, काफी कैरेक्टर सिमिलर होंगे क्योंकि वो एक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, बट हाँ थोड़ा सा एज का डिफरेंस होगा, वो उनमें डिफरेंस रखता है। तो यही थी होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स जिसके मेंबर्स सेम फंक्शनल ग्रुप लेके चल रहे हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है। क्या है ये, समझ नहीं आया मैम, ऊपर से गया। एक काम करो, आपने अल्केन्स की जो सीक्वेंस है ना, या अल्कोहल्स की बात करो, अल्कोहल्स की फैमिली बना दो, CH3, एक बार OH लगा दिया, CH3, CH2, OH लगा दिया, CH3, CH2, एक और कार्बन, बस मतलब एक एक कार्बन ऐड करते जा रहे हैं, OH, CH3, CH2, CH2, OH, एक सेम ही बना दिया ना, ये तो एक और कार्बन डाला ना, CH2OH। तो बच्चे मेरे पास ये क्या है, पूरी सीक्वल बन गई है ना, जिसमें मेरे पास में अल्कोहल का 1 कार्बन वाला, फिर 2 कार्बन वाला, फिर 3 वाला और फिर 4 वाला हमारे पास कंपाउंड बन गया। अगर आप इनमें मेंबर में देखो तो डिफरेंस किसका आ रहा है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। इसका इसमें क्या है, CH2 फर्क है, इसका इससे एक CH2 का फर्क है, इसका इससे एक CH2 का फर्क है, यानी कि कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2, यानी कि टोटल 14 का डिफरेंस आ रहा है, 14 U का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना। इसी को, लेकिन सब में फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। जब फंक्शनल ग्रुप बच्चे सेम रहता है उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। चमका, जब फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, मेंबर्स में CH2 का फर्क आ रहा है, उसको बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज। चमका, क्लियर हुआ। प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन सारी की सारी सिमिलर जाएगी क्योंकि सारे मेंबर्स क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप लेके चल रहे हैं, तो सारे अल्कोहल का टेस्ट देंगे। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा चेंजेस आएगा, ग्रेडेशन आएगी, मतलब किसी की बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन आएगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। ठीक है, तो ये होती है होमोलोगस सीरीज ऑफ सिमिलर में। अब इसके अंदर याद रखना, अगर इसमें एक चीज है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग, बट जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। कैसे, अगर इनकी बात करें तो कार्बन N है,
H2n+1OH। ये क्या बन जाएगा, इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। कार्बन N है, H2n+1, H2n+2 एल्केन का होता था, याद है, एल्केन का H2n+2 होता था, एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया, क्या बन गया, अल्कोहल्स बन गए। तो इस तरीके से इनका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, सभी के सभी जनरल फॉर्मूला सेम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो टू मेंबर जो है इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर है बाय CH2, डिफरेंट मेंबर सीरीज नोन एज होमोलॉगीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQs पूछे जाते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला सेम रहता है, दो सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस किस चीज का आता है, CH2 का, मास कितना हो गया 14 का, कॉमन फंक्शनल ग्रुप इनके पास रहता है, मेंबर्स जो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि ये सारी की सारी है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, ये शो करती है प्रॉपर ग्रेडेशंस, चेंजेस दिखाती है, लीनियर इंक्रीज या लीनियर डिक्रीज, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मासेस इंक्रीज होते हैं। प्रिपेयर्ड ऑलमोस्ट बाय सिमिलर मेथड, तो प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट सेम मेथड से ही होता है, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप इनके पास प्रेजेंट है, इसी वजह से, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन करें, क्विज टाइम में थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कौन कौन ट्राई कर पाएगा। बच्चों यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, ऐसा क्वेश्चन आया, PYQs के क्वेश्चन है। एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CN, चलो जिनको नहीं पता बच्चे, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2, ये बन गया एल्काइन का फॉर्मूला। चमका बच्चों, क्लियर है ना। अब देखो ये एक, ये दो और ये तीन, ये फॉर्मूले बन गए। आपको पूछ रहा है एल्केन, अब इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो डबल करके +2 करना है, एल्केन के लिए 2n+2, मतलब कार्बन जितने भी हैं उसको डबल कर दो और +2 कर दो। यहाँ तो 2 डबल करोगे तो 2 डबल करके 4 आ रहा है, +2 भी तो करना था, हटा दो। ये भी डबल करके आ रहा है, हटा दो। ये आ रहा है डबल करके, 4 2 = 8, 8 + 2 मतलब 10, ये बिल्कुल सही है, ये वाला फिर गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। द जनरल फॉर्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो एल्कीन्स, एल्कीन्स का क्या था, CnH2n, CnH2n हो जाता है। द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स, द जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का अभी तो बताया था। एल्केन वाला फॉर्मूला जो होता है +2 होता है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो और उसमें क्या लगा दो, OH लगा दो। एक हाइड्रोजन हटा के OH लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन हटा के OH लगा दो, यानी कि ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। उस तरीके से the following compound would be the next member in the homologous series of alkynes following C4H8। यहां पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यानी C4H6 इसका नेक्स्ट मेंबर पूछ रहा है, कौन सा आएगा। तो बच्चे आपको CH2 ऐड करना है, यही तो बताया था। नेक्स्ट मेंबर तक जाने के लिए आपको CH2 को ऐड करना है, तो एक कार्बन ऐड यानी C5 और हाइड्रोजन 2 यानी कि 6 में 2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 8, C5H8 क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कहां पे है C5H8, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये बनता है। चमका बच्चों, अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद वाला पार्ट जो है वो नॉमेनक्लेचर में आता है। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो नॉमेनक्लेचर में आएगा, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास IUPAC नॉमेनक्लेचर की ही होगी, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी। तो इसीलिए अगर आपने ये वाला सेशन पूरा कंप्लीट देख लिया, अब नेक्स्ट क्लास में टाइम टू टाइम देख लेना, ताकि आपका कोई भी बैकलॉग ना हो सके। साथ ही में जो आप लोगों को पीरियोडिक वाला जो चैप्टर था, उसके मैंने ट्रिक्स वगैरह वाला भी एक सेशन कवर किया था। अगर इनकेस आपने वो मिस कर दिया तो यार फटाफट से उसको देख के वाइंड अप कर लो, कंप्लीट कर लो, ठीक है। और उसके PYQs लगा के जरूर बताना आपके लिए वो कैसा सेशन हेल्पफुल था या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सेशन वॉज यूजफुल, हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आई गेस आप लोगों के लिए सेशन बहुत बढ़िया रहा होगा, समझ आया होगा, ऑर्गेनिक का बेसिक वाला पार्ट क्लियर होगा। अभी धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।